प्यारे बच्चों, आज लेकर आए हम तुम्हें इंटर की केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान चैप्टर 1 विलयन और पार्ट 1। विलयन देखेंगे। बोर्ड में इसमें कई नंबर का पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और परिभाषा भी पूछे जाते हैं। विलयन सॉल्यूशन बोलते हैं विलयन। तो यहीं से शुरू करते हैं विलयन की परिभाषा। परिभाषा समझने से पहले आप एग्जाम्पल समझिए। जैसे अब गर्मियों के दिन हैं, मान लिया आपने पानी लिया, इसमें चीनी मिला दी, चीनी घोल दी, फिर आपने नींबू भी मिला दिया, नमक डाल दिया और नींबू पानी बना दिया। नींबू पानी। तो जब ये सारा डिजोल्व हो जाए, डिजोल्व का मतलब सारे घुल जाए, तब इसे हम एक सॉल्यूशन कहते हैं यानी कि विलयन। अब परिभाषा बने कैसे वो समझिए। ये जो चीनी, नींबू और नमक, ये हमने किस में घोले? पानी में। तो आप चीनी, नींबू, नमक, ये तीन चीजें और कुछ भी घोल सकते हो जो आपका मन करे, लेकिन पानी तो एक है। जल में तो घोलोगे सबको, आप कितनी ही क्यों ना घोल लीजिए। तो इसमें आप दो पदार्थ भी घोल सकते हो, दो से अधिक घोल सकते हो। अब सब देखिए, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता विलय और एक होता विलायक। अब कैसे पहचाने कौन सा विलय कौन सा विलायक? जो पदार्थ कम मात्रा में घुला होता विलय कहलाता, अथवा ये कह दें जिसको हम घोल रहे हैं। जैसे पानी में सपोज कीजिए हम चीनी घोल रहे हैं, तो घोल किसको रहे? चीनी को, तो चीनी विलय। घोल किस में रहे? पानी में, अर्थात विलायक। यानी कि जो पदार्थ कम मात्रा में होगा वो विलय होगा और जो अधिक में होगा वो विलायक होगा। या यूं कहें, जिसको हम घोल रहे हैं वो विलय और जिस चीज में घोल रहे हैं वो विलायक। एक और याद रखें, विलायक हमेशा एक ही होगा, विलय दो भी हो सकते, दो से अधिक भी हो सकते। जैसे ये बताए, ये भी विलय, ये भी विलय, ये भी विलय और कुछ भी बोल सकते वो भी विलय पदार्थ, लेकिन पानी विलायक होगा। तो दो अथवा दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो अवयव होते हैं इसके, विलय और विलायक। यानी कि विलय और विलायक से मिलकर क्या बना? विलयन। जो पदार्थ कम मात्रा में घुला होगा वो विलय और जो अधिक में होगा वो विलायक। ठीक। अब है विलयन के प्रकार। तो ये जो विलयन होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तनु विलयन, तनु विलयन, एक होता सांद्र विलयन। विलयन दो प्रकार का बना, एक तनु विलयन और एक सांद्र विलयन। तनु विलयन के बारे में इसमें भी एग्जाम्पल समझिए, परिभाषा समझ में आ जाएगी। सपोज कीजिए आपने 5 लीटर जल लिया, 5 लीटर जल, और इसमें 10 ग्राम चीनी मिला दिया आपने, चीनी घोल दी। अब पहले तो ये जान लिया जल क्या है? विलायक, और चीनी क्या है जिसे घोलने? वो विलय। क्या आप ये बताइए, अगर 5 लीटर में 10 ग्राम चीनी मिल जाए तो आपको क्या मीठा लगेगा? नहीं लगेगा ना। हाँ, अधिक मात्रा किसकी है? विलायक की। कम मात्रा किसकी है? विलय। ठीक। तो दोनों को जब डिजोल्व कर लोगे, दोनों को जब मिला लोगे तो क्या बनेगा आपका? विलयन। सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। मात्रा कम किसकी है? विलय की। मात्रा किसकी है? अधिक, विलायक की। वह विलयन जिसमें विलय की बहुत कम मात्रा विलायक के अधिक आयतन में घुली होती है, तनु विलयन कहलाता है। तनु का मतलब होता है हल्का। फिर देखिए, वह विलयन जिसमें विलय की बहुत कम मात्रा विलायक के अधिक आयतन में घुली होती है, तनु विलयन कहलाता है। समझ गए? लास्ट बता देता हूं। वह विलयन जिसमें विलय की बहुत कम मात्रा विलायक के अधिक आयतन में घुली होती है, तनु विलयन कहलाता है। ठीक। आ जाते हैं सांद्र पर। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। सांद्र विलयन में आप क्या करोगे? तो सांद्र विलयन में किसकी मात्रा ज्यादा रखोगे? विलय की। कम किसकी रखोगे? विलायक की। तो विलयन दो प्रकार का बना, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन बता चुका हूं, दूसरा देखेंगे आप सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, सांद्र विलयन में आ जाइए। फिर एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मान लिया आपने 5 लीटर, अभी मैंने बताया था, जल लिया आपने, और इसमें मान लिया 7 किलोग्राम चीनी मिला दी। अब जल क्या है? जल में घोलोगे विलायक, और ये क्या है जिसे मिला रहे हो? विलय।
अब किसकी मात्रा अधिक है? विलय की। मात्रा कम किसकी है? विलय की। तो अब गाढ़ा बनेगा विलयन, गाढ़ा बनेगा ना। हाँ, वह विलयन जिसमें विलय की बहुत अधिक मात्रा विलायक के कम आयतन में घुली होती है सांद्र विलयन कहलाता है। फिर देखिए, वह विलयन जिसमें विलय की बहुत अधिक मात्रा विलायक के कम आयतन में घुली होती है सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक, तो विलयन दो प्रकार के हुए, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन में विलय की कम मात्रा, विलायक अधिक होगा। सांद्र विलयन में विलय अधिक होगा और विलायक कम होगा। इसके बाद अब क्या चलते हैं, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां, यानी कि कितनी विधियां हैं। पहला, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। इस पूरे चैप्टर में सारा काम विलय और विलायक का है, एक विलय और एक विलायक। इसे भी एग्जाम्पल से बताता हूं। अब सपोज कीजिए कि आपका पेपर 100 नंबर का है, नीचे लिख दिया आपने प्राप्तांक 60 किए तो 60/100 लिखोगे। तो अधिक मात्रा 100 की और कम मात्रा किसकी है? 60 की। तो जो कम मात्रा वो विलय है, जो अधिक मात्रा क्या हो वो विलायक। और दोनों से मिक्सचर होकर क्या बनेगा? इनसे विलयन। ठीक, तो विलय की हमेशा मात्रा ऊपर ही रखनी है। ठीक, अब परिभाषा बना रहे हैं। देखिए, जैसे इसी को देखिए, ग्राम प्रति लीटर। अभी मैंने तुम्हें बताया ऊपर मात्रा किसकी होगी? विलय की। तो विलय की मात्रा ऊपर होगी विलय, नीचे क्या होगा? दोनों से मिक्सचर जो होगा क्या होगा? विलयन। ये विलयन। अब सपोज कीजिए विलय की ग्राम में मात्रा 50 है और लीटर हमने 1 मान लिया, तो कितना आया? 50 आ गया। इसका मतलब अगर लीटर 1 मतलब विलयन का आयतन 1 लीटर हो जाए तो विलय की जो मात्रा होगी उसे कहेंगे ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। जैसे अगर 1 लीटर है और ऊपर विलय की ग्राम मात्रा 50, तो 50 जब 1 करोगे 50 आएगी। यानी कि यदि किसी इक्वेशन में, किसी परिभाषा में नीचे वाला मान 1 हो जाए तो जो ऊपर वाला मान होगा मान उसी के बराबर होगा। फिर परिभाषा कैसे बोलने वो देखिए, 1 लीटर आयतन में उपस्थित, 1 लीटर आयतन में उपस्थित या घुली विलय की ग्राम में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। फिर देखिए, 1 लीटर आयतन में उपस्थित या घुली विलय की ग्राम में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। यदि W ग्राम विलय V लीटर आयतन में घुला हो तब सांद्रता होगी W/V। ये हो गया। एक बार फिर देखिए, यहां एक मानना बस परिभाषा तैयार हो जाएगी। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। यदि W ग्राम विलय V लीटर आयतन में घुला है तब सांद्रता होगी W/V। ठीक, फिर होती है नॉर्मलता। नॉर्मलता जो होती है उसका संबंध होता है तुल्यांक के बाहर से। नॉर्मलता तो n से शो करेंगे, नॉर्मलता बराबर ऊपर किसकी मात्रा रखेंगे? हमेशा विलय की, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे नीचे विलयन का आयतन किस में रखना? लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। बस केवल आप इस सूत्र को याद कीजिए, परिभाषा इसी से बना लेंगे। मैंने तुम्हें अभी बताया कि जब भी परिभाषा बनानी हो तो नीचे वाले मान को 1 रखिए। जब नीचे वाले मान को आप 1 रख दोगे तो 1 से डिवाइड करने पर जो ऊपर मात्रा होगी वही आएगी। अब बनानी कैसे देखिए गौर से। 1 लीटर किसी विलयन के 1 लीटर, ये क्या? आयतन। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखिए एक बार, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा कैसे लिख सकते हैं? और सूत्र इसका, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा बटे देखिए ये तुल्यांकी का मतलब तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार गुणा विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में रख दीजिए आप।
और क्या लिख सकते हैं, ये ग्राम, ये प्रति लीटर, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और बटे क्या, विलय का तुल्यांकी भार। तीन रूप से न्यूमेरिकल मिल सकते हैं आपको, विलय का तुल्यांकी भार। यदि ग्राम तुल्यांकों की संख्या दे डायरेक्ट इस सूत्र को लगाइए फॉर्मूले को, यदि विलय की ग्राम में मात्रा दे तो इसे लगाइए, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता दे तो इस सूत्र को लगाइए। तीन सूत्र हैं इसके, ठीक है। परिभाषा एक बार फिर देख लेंगे, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। विलय नॉर्मलता एन बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। दूसरा सूत्र, विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का तुल्यांकी भार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। आयतन हमेशा लीटर में होना चाहिए। दूसरा, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बटे विलय का तुल्यांकी भार। आगे चलते हैं, आगे मोलरता। इसमें देखिए तीन है, एक नॉर्मलता है, एक मोलरता है, एक मोललता है। मोललता बोल सकते हो। जो नॉर्मलता का संबंध तुल्यांकी भार से होता है, मोलरता जो होती है वो अणुओं की संख्या से होती है, यानी कि अणु भार से। अब आते हैं मोलरता। अब मोलरता देख लीजिए, एक मोललता, मोलरता कैपिटल एम बराबर विलय के ग्राम अणुओं की संख्या, विलय के ग्राम अणुओं की संख्या। नीचे क्या रखना, विलयन का आयतन किस में बताया था, लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। अब देखो फिर मैंने परिभाषा बताई थी आपको, केवल सूत्र याद करना है, सूत्र से ही परिभाषा लिखनी है। केवल सूत्र याद रखिए और परिभाषा इसी से लिखनी है। लीटर को क्या रखना बताया था, 1। करते हैं, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। समझ आया? फिर देख लीजिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, यह हमेशा एक ही बोलना है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और सूत्र बनेंगे इससे, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा, ये न्यूमेरिकल में यूज होंगे, बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। और भी हो सकता है ग्राम प्रति, देखिए ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। समझ में आई? तो अब तक मैंने ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, फिर नॉर्मलता, फिर मोलरता और देखेंगे मोललता। ये याद रखें, नॉर्मलता का जो संबंध होता है वो तुल्यांकी भार से है, यानी कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या से। जो मोलरता है वो ग्राम अणुओं की, यानी कि अणु भार से। मोललता ग्राम अणुओं की संख्या। देखिए कैसे है मोललता। मोललता स्मॉल m बराबर विलय के ग्राम अणुओं की संख्या, विलय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। यही अंतर है, बस वहां विलयन होता, विलायक का भार किलोग्राम में। परिभाषा किसी की भी हो, अगर यहां लीटर है 1 लीटर बोलिए, किलोग्राम अब 1 किलोग्राम बोलिए, चलना यहीं से है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, यानी कि विलायक आपको 1 किलोग्राम ही लेना है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलायक की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, फिर देख लीजिए, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलायक की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा फॉर्मूला वही हो जाएगा, विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का अणुभार गुणा विलय का भार किलोग्राम में। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ किलोग्राम है, सांद्रता हम नहीं लिख पाते इसे। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट विसरण।
अब आपको खूब आनंद आएगा, यही याद हो जाएगा आपको सुनने मात्र से। विसरण, देखिए गौर से, मैंने तुम्हें बताई थी पूरे चैप्टर में सारा जो खेल है विलय और विलायक का है। एक विलय और एक विलायक। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, आपके समझ में आ जाएगा। इत्र सबने देखा होगा, इत्र जिसे आप सेंट परफ्यूम बोलते हो। यदि इत्र की शीशी का सपोज कीजिए हम डार्क किसी बंद कमरे में खोल दें तो उसकी सुगंध आने लगेगी, आपको आती है ना। अब जब ये इत्र है, क्योंकि वायु आपने देखी है, तो इसका मतलब ये जो इत्र किस में घुल गया, वायु में घुला। जो इत्र है वो किस में घुला, वायु में। इत्र को आप देख सकते हो क्योंकि पानी पानी सा नजर आता है, वायु को आप नहीं देख सकते, तो इसका मतलब इत्र की सांद्रता ज्यादा है। अब सांद्रता आपको कैसे पहचानो, किसकी अधिक है किसकी कम है। यदि शहद और जल ने आप, तो शहद और जल को अगर जमीन पर डाल दोगे तो शहद के अपेक्षा जल बह निकलेगा, तो इसका मतलब जल की सांद्रता शहद की सांद्रता से कम हुई। जो गाढ़ा होगा उसमें बहने का गुण कम होगा, तो शहद की सांद्रता जल की सांद्रता से क्या हुई, अधिक हुई। अब ये देखिए इत्र, इत्र में आपको जो पानी सा नजर आ रहा है वो वायु में जाके घुला, तो वायु तो हल्की है, तो सांद्रता किसकी अधिक है, इत्र की। अब ये इत्र किस में फैल गया, वायु में, तभी तो आपको सुगंध आई। यानी कि इत्र वायु में घुल गया, तो घुलते किसको हम, विलय को। किस में घुलते हैं, विलायक में। तो इसका मतलब अणु किसके जा रहे हैं, विलय के। किसके गए, विलय के। फिर देखिए, क्योंकि जब इत्र वायु में घुला तो हम घोलते किसको हैं, पानी में जब चीनी को घोलते, घोल किसके रहे, चीनी को, तो चीनी क्या थी, विलय। अब यहाँ वायु में कौन घुल रहा है, इत्र, तो इसका मतलब अणु किसके घुल रहे हैं, विलय के। तो विलय के अणु किस में घुले, वायु में, आपको सुगंध आई। अब विलय क्या है, अधिक सांद्रता, और वायु क्या है, कम सांद्रता, तो इसके अणु किसके चले, विलय के। ये याद रखना। देखिए परिभाषा, विलय के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना विसरण कहलाता है। विलय के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना विसरण कहलाता है। जैसे किसी बंद कमरे में इत्र की शीशी का मुंह खोल देने पर उसकी सुगंध संपूर्ण कमरे में फैल जाती है। समझ आया, एक बार फिर देख लीजिए। किसके अणु चले, विलय के। विलय के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना विसरण कहलाता है। जैसे किसी बंद कमरे में इत्र की शीशी का मुंह खोल देने पर उसकी सुगंध संपूर्ण कमरे में फैल जाती है। आगे देखिए और इंटरेस्ट आएगा। देखिए अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध माने आधा, पार, इसका मतलब अगर हम जनरल रूप में देखें तो आधी कोई चीज पार होनी चाहिए। अब मैंने बताई थी विलयन में कौन कौन होते हैं। विलयन में एक विलय होता है और एक विलायक होता है। एक विलय और एक विलायक, इससे मिलकर क्या बनता है आपका, विलयन। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, समझ आ जाएगा अर्ध पारगम्य झिल्ली का। सपोज कीजिए दो कैंडिडेटों के बीच वोटिंग हुई। अब वोटिंग में एक के 1 लाख वोट आ गए और एक के 50,000 आ गए, तो कौन सा आगे जाएगा और कौन सा हार जाएगा। जिसके 1 लाख वोट है वो जीत जाएगा, जिसके 50,000 वोट है वो हार जाएगा। अब यहाँ वोट की बात ना करके मैं विलय और विलायक में लूं, तो जो कम मात्रा में होगा वो कौन होगा, विलय। कम में कौन है, 50,000 वाला। विलायक कौन है, अधिक वाला कौन है, 1 लाख वाला। तो 1 लाख वाले को जीतेगा, अर्थात उसकी एंट्री अंदर होगी, और जो हार जाएगा उसे बाहर भगा देंगे। होगा नहीं होगा, तो यानी कि किसको रोका जाएगा, विलय को। किसको जाने दिया जाएगा, विलायक को। यही झिल्ली काम करती है। सुनिए, वह झिल्ली जो कि विलय के अणुओं को तो रोक लेती है परंतु विलायक के अणुओं को पार जाने देती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो जो झिल्ली विलय के अणुओं को रोक लेती है और विलायक के अणुओं को पार जाने देती है, इसलिए नाम पड़ा अर्ध पारगम्य झिल्ली। जैसे अंडे की झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनेट की झिल्ली और पार्चमेंट पेपर। लास्ट देख लीजिए, वह झिल्ली जो विलय के अणुओं को रोक लेती है और विलायक के अणुओं को पार जाने देती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे अंडे की झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनेट की झिल्ली और पार्चमेंट पेपर। जिस बच्चे को इनसे संबंधित नोट्स चाहिए वो लिंक में नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, नंबर पे सेंड अपना सूचना दें और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।